बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल मेथड फॉर लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं और इसमें जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो टॉपिक्स है हमारे पास जैकोबी आइटरेटिव मेथड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड, देन रिलैक्सेशन मेथड, देन एलयू डीकम्पोजिशन। फिर हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली एलयू डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है, यानी एलयू डीकम्पोजिशन के बाद हम एलयू डीकम्पोजिशन को क्राउड डूलिटल डीकम्पोजिशन कब कहते हैं ये डिस्कस करते हैं। एंड देन हम मैट्रिक्स इन्वर्जन सीखेंगे बाय एलयू डीकम्पोजिशन। यानी एलयू डीकम्पोजिशन के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन और सेकंड मैट्रिक्स इन्वर्जन फाइंड आउट करना। एंड देन हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे चोलस की डीकम्पोजिशन। तो मेनली टॉपिक नंबर 4 टू टॉपिक नंबर 7 ये सिंपल डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है, यानी हमारा मेन टारगेट इन टॉपिक्स के अंदर होगा कि हम अपनी मैट्रिक्स को डीकम्पोज करेंगे, उसी डीकम्पोजिशन से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो उसको डीकम्पोज करने के लिए एक नई टेक्निक सीखे जिसे हम कहेंगे चोलस की डीकम्पोजिशन। ठीक, तो ये हमारा रोड मैप है लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो हम बारी बारी इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जैकोबी आइटरेटिव मेथड। बहुत ध्यान से आपने इस मेथड को देखना है ताकि आप इसके तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए अपना मेथड हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। आपने पूरी वीडियो को देखना है और स्किप नहीं करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। को जैकोबी आइटरेटिव मेथड। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, लेकिन बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो इसी मेथड को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, आपने लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे मेथड्स को पढ़ा होगा, जिसमें हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशन के लिए गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड, या इसके लिए हम इकोलॉन या रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बनाते हैं। तो बेसिकली आज हम जो है वो कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है वो है जैकोबी आइटरेटिव मेथड। ठीक, तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और वो कुछ इस तरह लिखी गई है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1। यानी इस तरह की इक्वेशन से आप सभी बहुत फेमिलियर हैं। प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2 और a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। तो बेसिकली ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। और ये जो सिस्टम है बेसिकली कंसिस्टेंट है, यानी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ये जो सिस्टम है अगर आप इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये सिस्टम a x इज इक्वल टू b में चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो आप ये सब जानते हैं कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर, वेरिएबल मैट्रिक्स के अंदर, और राइट हैंड साइड को कांस्टेंट मैट्रिक्स के अंदर। तो यानी a x इज इक्वल टू b, ये बेसिकली आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर जैकोबी आइटरेटिव मेथड अप्लाई करना है और इसका जो है वो सोल्यूशन यानी x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है इसके अंदर। तो जैकोबी आइटरेटिव मेथड को इस तरह डिफाइन किया जाता है, द जैकोबी मेथड इज डिफाइन एज, आपने करना ये है कि ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड फॉर एग्जांपल 3, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने x1 की वैल्यू सेपरेट कर देनी है। जब आप फर्स्ट इक्वेशन से x1 निकालते हैं तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या होगा, ये दोनों फैक्टर जो हैं ये राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे, नेगेटिव के साथ आ जाएंगे, और जबकि a11 जो उसका कोफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं अगर इसको लिखूंगा तो इसे लिखूंगा a11, यहाँ मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूँ, देन b1 माइनस a12 x2 माइनस a13 x3, राइट। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से आपने x2 को अलग करना है और इक्वेशन नंबर 3 से आपने x3 को अलग करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। x2 को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बन जाएगा a/1/a22
and then b2 minus a21 x1 minus a23 x3. Similarly ये जो x3 की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सो वी कैन डिटरमिन 1 over a33 then b3 minus a31 x1 minus a32 and x2. तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने x1, इक्वेशन नंबर 2 से आपने x2 और इक्वेशन नंबर 3 से आपने x3 को सब्जेक्ट बना लिया, राइट। तो बेसिकली यही है इसका एल्गोरिथम, और आप जो है उसको यूँ लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर इसको आप लिख लीजिए ऊपर k+1 इंडेक्स कर लीजिए, और यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं इनके इंडेक्स को k कर लें, इनको k लिख लीजिए। मैं भी आपको और डिटेल से बताता हूँ, इसे k+1 लिख लीजिए और यहाँ पर इसको k कर लीजिए और इसे भी k कर लें, यहाँ पर k लिख लीजिए, यहाँ पर k लिख लीजिए और यहाँ पर k+1 इंडेक्स लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप राइट हैंड साइड के ऊपर x2 और x3 यानी किसी इनिशियल गैस से अगर आप x2 और x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब आपको एक x1 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर x1 और x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करते हैं तब आपको x2 मिलता है, और इसी तरीके से अगर x1 और x2 की वैल्यू किसी इनिशियल सपोजिशन से आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तब आपको एक न्यू x3 मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपने अपनी आइटरेशन को परफॉर्म करना है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमें ज़रूर डिस्कस करनी होगी। पहली बात तो ये कि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 एंड 3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये मेथड, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब आप नंबर ऑफ़ आइटरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी फर्स्ट आइटरेशन में किसी इनिशियल गैस से आप स्टार्ट करते हैं, सपोज़ कीजिए कि x1, x2, x3 तीनों ज़ीरो हैं, और फॉर एग्जांपल अगर आप x2 और x3 की वैल्यू पुट करते हैं तब आपको एक x1 मिलता है, यहाँ x1 x3 पुट करते हैं x2 मिलता है, जब यहाँ x1 और x2 पुट करते हैं x3 मिलता है। नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर ये जो न्यू x1, x2, x3 हैं अगेन इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो आपको फिर एक नया सेट मिल जाएगा x1, x2, x3 का, और इस आइटरेटिव प्रोसेस को उस वक्त तक रिपीट करना होता है जब तक आंसर रिपीट होना शुरू ना हो जाए, या जिनका जो ट्रू एरर है या जो डिस्टेंस है ओल्ड और न्यू रूट के दरमियान वो कम से कम ना हो जाए, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पर कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा सिस्टम जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। ये भी तो हो सकता है कि x1 और x2, x3 की वैल्यू जो है वो डाइवर्ज हो रही हो। तो उसके लिए एक सफिशेंट कंडीशन है जिसे आपने जहन में रखना है, यानी प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपने उस सफिशेंट कंडीशन को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो मैं इसको नोट में लिख लेता हूँ। ये कंडीशन है, लिख देता हूँ, अ सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ, इसे आप जैकोबी मेथड पे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सफिशेंट कंडीशन तमाम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए होंगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है जी। तो वो होगी क्या, इज दैट द सिस्टम इज, कौन सा सिस्टम, जब भी आपको बताया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डायगोनली डोमिनेंट, और इसको हम पॉजिटिव डेफिनेट भी कहते हैं। तो पहली बात यह है कि आपका सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब जहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की सोल्यूशन की कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे तो फ़ौरन आपको जहन में ये आना चाहिए कि उस सिस्टम को दैट द सिस्टम इज़ डायगोनली डोमिनेंट, तो सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। अब ये डायगोनली डोमिनेंट क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट जब तक सिस्टम आपका डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कि वो सिस्टम कन्वर्जेंस है। यानी डायगोनली डोमिनेंट होना इस चीज़ की श्योरिटी है कि आपका सिस्टम कन्वर्ज करता है। अब इस डायगोनली डोमिनेंट की जो कंडीशन है उसको आप कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखी जाती है, मॉड के अंदर आप लिख दीजिए ai ग्रेटर देन एंड इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to n and I इज नॉट इक्वल टू j।
और यहाँ पर लिख दिए AIJ। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं। इसको समझ लें, पहली बात तो ये है कि आपने अपने सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने लिख दिया। I11 का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि A11 की अगर आप बात करते हैं, यानी I की वैल्यू जो है आप 1 असाइन करते हैं, तो यहाँ J जो है वो 1 से 3 तक मूव करता है, लेकिन I इज़ नॉट इक्वल टू J का मतलब ये है कि आपके पास वो वैल्यू जो J के इक्वल है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट को कवर करता है, और ये वाला फैक्टर जो है ये रॉ वाइज नॉन डायगोनल एलिमेंट को कवर करता है। मैं इसको एक आपको बनाकर समझाता हूँ। अच्छा जी, और इसको आप यूँ लिख सकते हैं, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर मैं ये लेस देन एंड इक्वल टू ना करूँ तो उसका मतलब है कि एटलीस्ट वन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो अगर आपका सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इस चीज़ की गारंटी है कि आपका जो लीनियर सिस्टम है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ये जो डायगोनली डोमिनेंट की शर्त है ये बहुत बड़े सिस्टम्स के लिए नहीं होती है। नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज सिस्टम। सपोज कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आप n/n सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर उसका आंसर ठीक नहीं निकलेगा, यानी ये जो डायगोनली डोमिनेंट की शर्त है ये उसकी कन्वर्जेंस को ठीक से डिफाइन नहीं कर सकती। तो इसको ध्यान में रखना है। उसके लिए हमारे पास और बहुत सारी अप्रोच होती हैं, जिसमें एक अप्रोच ये होती है कि आप जो है वो स्पेक्ट्रल रेडियंस फाइंड आउट करते हैं। स्पेक्ट्रल रेडियंस, अब ये स्पेक्ट्रल रेडियंस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली आपका अप्रोच नहीं है, आपके इस कोर्स में अप्रोच नहीं है। फिलहाल ये कि स्पेक्ट्रल रेडियंस को हम इस तरह शो करते हैं और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 के इक्वल हो, और ये बेसिकली निकलती है आइगन वैल्यू से। तो अगर लार्ज सिस्टम है तो लार्ज सिस्टम में डायगोनली डोमिनेंट को चेक करने के लिए ये मेथड नहीं लगेगा, यानी ये कंडीशन नहीं लगेगी, बट आपने उसका स्पेक्ट्रल रेडियंस निकाल कर देखना होगा कि उसका आंसर लेस देन 1 के इक्वल है या नहीं। लेकिन ये हमारे एक्चुअली इस कोर्स के इस मेथड के स्कोप से बाहर है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली बहुत बड़े सिस्टम्स के लिए, आप 100/100 के सिस्टम की बात कर रहे हो तब, लेकिन नॉर्मली हमारा जो काम है वो 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, तो उसके लिए इस शर्त को यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। अब ये कंडीशन है क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ये चीज़ अच्छी समझ में आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो पहले तो ज़रा डायगोनली डोमिनेंट को हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एक प्रॉब्लम की। या चले, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ज़रा टाइम सेव करते हैं और एक प्रॉब्लम में ही दोनों चीज़ें देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, और उसमें कहते हैं कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस आपके पास 4x1 + x2 + x3 इज़ इक्वल टू 2, x1 + 5x2 + 2x3 इज़ इक्वल टू -6, and x1 + 2x2 + 3x3 इज़ इक्वल टू -4, राइट। और इस प्रॉब्लम के लिए इनिशियल कंडीशन, यानी इस प्रॉब्लम को एक तो सॉल्व करना है यूजिंग जैकोबी आइटरेटिव मेथड। जैकोबीज मेथड, तो आपने इसको जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है जी, और साथ साथ उसकी इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, x1 इज़ इक्वल टू x2 इज़ इक्वल टू x3 इज़ इक्वल टू 0 से आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट चेक करना है। तो हम चेक करते हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, डायगोनली डोमिनेंट चेक कर रहे हैं। डायगोनली डोमिनेंट चेक करते हैं। अब देखें, अब डायगोनली डोमिनेंट चेक करने के लिए पहले तो एक मैट्रिक्स बना लें, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें। वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 4 1 1 1 5 2 1 2 and 3, राइट। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो मॉड के अंदर ai लिखा गया था, मॉड के अंदर ai का मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इस मेंबर को सेलेक्ट करते हैं
तो ये बन जाएगा आपके पास 4 मॉड, राइट। और ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये जो नंबर है इन दोनों नंबर के सम के इक्वल टू तो नहीं होगा, बट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ऐसे, राइट। अब ये जो नॉन डायगोनल, ये रॉ वाइज जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो ये हैं इनके सम के, यानी चेक करना होगा 1 + 1। तो आप चेक करें कि आंसर कितना आया, आंसर आया 2, और हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। फिर आपने बात करनी है 5 के लिए। 5 अब ये एक्चुअली 5 क्या है, ये 5 जो है वो बेसिकली A22 है, यानी i की वैल्यू 2 असाइन की जा रही है, तो A22 है। तो इसी रॉ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 1 और 2। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल होना चाहिए किसके, mod 1 + mod 2। तो इसका आंसर आपके पास बनेगा 3, और ऑफ कोर्स कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सिमिलरली थर्ड आप 3 देखेंगे, विच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू mod 1 + mod 2। आंसर हो गया 3, और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट है। तो आप लिख लें द गिवन सिस्टम is diagonally dominant। तो हम यहाँ पर जैकोबी एल्गोरिथम यानी जैकोबी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन केस अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इस रिलेशन से जो है वो आपका आंसर ट्रू नहीं निकलता, या एटलीस्ट एक भी ट्रू नहीं निकलता, तो आप इसको इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये हमारी अपनी कैटेगराइजेशन है, यानी हमारी अपनी क्लासिफिकेशन है। तो अगर ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट नहीं होता, यानी अगर मैं आपको सिस्टम इस तरह देता हूँ और वो आपका आंसर फॉल्स हो जाता है, तो पहला तो टास्क ये होगा आपका कि आप इस सिस्टम जो इक्वेशन है इनको इंटरचेंज कर आप इसको चेक करें। फॉर एग्जांपल अगर इसको यहाँ पर प्लेस करें, इसको यहाँ पर रिप्लेस करें, तो चेक करें कि ये डायगोनली डोमिनेंट होता है या नहीं आता। तो ये चीज़ आपने खुद चेक करनी है। यानी इस सिस्टम की अरेंजमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट हो। पॉइंट समझ गए आप? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये आंसर फॉर एग्जांपल अगर फॉल्स आता, तो मैं एक ऑप्शन ये था कि मैं इक्वेशन नंबर 2 और 1 को रिप्लेस करता और वापस से इस प्रॉपर्टी को चेक करता। ठीक, तो पहला काम तो ये करना है कि इस इक्वेशन को अपनी सेटिंग के इस तरह की सेटिंग से लिखना है कि ये सिस्टम ये डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब जब ये डायगोनली डोमिनेंट हमने प्रूव कर लिया, तो ये इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो आंसर है वो यकीनन कन्वर्जेंस होगा। तो अब जो है वो हम इस पर अपना एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। ये एल्गोरिथम आपको ये कहता है कि आपने क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से आपने x1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब आप x1 को अलग कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, देखें इसका जो कोफिशेंट है वो फॉर एग्जांपल 1/4 है, तो 1/4 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। देन 2 राइट हैंड साइड के ऊपर है -x2 + x3। ठीक है जी, ये इक्वेशन x2 के लिए आपके पास बनेगा 0.2, मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ उसको। देन राइट हैंड साइड के ऊपर -6 है, देन x1 + 2x3। सिमिलरली जो x3 की वैल्यू है वो 0.333 है आपके पास, और ये इक्वल होगा आपके पास -4 -x1 + 2x2, राइट। तो ये बन गई आपके पास 3 इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, तो ये आपका है। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर चाहें तो आप इसके ऊपर इसको चाहें तो इसको k+1 कर लें, इसको k लिख लें, इसको k लिख लें, या आपकी अपनी चॉइस है। नहीं तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसे k+1 कर लें, इसे k कर लें, इसे k कर लें। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी इनिशियल कंडीशन से। हमारे पास हम जो फर्स्ट आइटरेशन है वो हम कह रहे हैं कि x1, x2 और x3 जो है वो बेसिकली 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं अपनी फर्स्ट आइटरेशन, और इस फर्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने k की वैल्यू को क्या रखना होगा, 0। तो k की वैल्यू 0 रखने से जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपके पास है, तो इसको आप चाहें तो इसको यानी 0th आइटरेशन भी लिख सकते हैं ऐसे, जो गिवन है आपके पास। तो आपके पास जो फर्स्ट आइटरेशन है वो क्या बन जाएगा, यानी
x1 और उसके ऊपर आप लगा दें 1 जो बता रहा है फर्स्ट आइटरेशन है। इसी तरीके से x2 फिर इसके ऊपर भी 1, इसी तरीके से x3 इसके ऊपर भी 1। ये 1 अप्लाई करना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम अपनी याददाश्त के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको। अब ये जो इनिशियल कंडीशन आपके पास मौजूद है, इनिशियल कंडीशन यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। यानी इधर 0 रखेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ 0 रखेंगे तो इन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इन तमाम जगहों पर जब आप 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तब आपके पास जो नई वैल्यू बनकर आती है वो बन जाती है 0.5 -1.2 एंड -1.3333। तो ये आपके पास न्यू सेट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा सेकेंड आइटरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब ये सेकेंड आइटरेशन कैसे परफॉर्म होगी? सेकेंड आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए k की वैल्यू 1 असाइन कर लीजिए। तो जब आप k की वैल्यू को 1 असाइन करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ सब 2 हो जाएगा, यहाँ सब 1 आ जाएगा, तो 1 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। तो ये बन जाएगा आपके पास x1 एंड देन 2। तो सेकेंड आइटरेशन से निकलने वाला आंसर होगा 0.25। मैं लिख कर दिखाता हूँ, 2 माइनस एंड देन -1.2 एंड -1.333। ठीक है जी, तो जो आपने अभी ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं, इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फाइनली जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1.1333 बन गई। इसी तरीक़े से ये जो x2 पर 2 का जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाएगा? दिस इज़ 0.2 -6 एंड -0.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1.333। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा -0.76668। सिमिलरली अगर आप x3 की जो वैल्यू आपके पास आएगी, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 0.333 और ये वैल्यू बन जाएगी -4 -0.5 प्लस 2 टाइम्स -1.2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.7 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ आप इनका एरर भी निकालते जाएं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि आप अपने आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो आप इसका अप्रॉक्सीमेशन एरर निकाल लें, यानी ये अप्रॉक्सीमेशन एरर का सिंबल है और 1 का मतलब है कि अभी हम x1 की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम रखते हैं न्यू अप्रॉक्सीमेशन, यानी x1 की अपडेटेड वैल्यू माइनस x1 की ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय x1 की अपडेटेड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंट में इसका रिजल्ट निकलेगा 55.88%। इसी तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट कर लें सेकंड वैल्यू के लिए। तो सेकंड वैल्यू का अप्रॉक्सीमेशन एरर होगा x2 एंड देन 2 माइनस x2 x2 then old value then divided by x2 की न्यू वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका रिजल्ट होगा 56.5%। इन तीनों का ऑफ कोर्स आंसर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, और इसी तरीके से थर्ड देख लेते हैं। जो थर्ड आंसर है आपके पास EA3 के लिए, वो आंसर होगा आपके पास, क्या बनेगा इसका फार्मूला? x3 की न्यू वैल्यू माइनस x3 की ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय x3 न्यू वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90.47%। यानी जो आपके पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर जो निकला है वो कितना है? 90.47%। तो टेक्निकली अभी एरर आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो आप एक आइटरेशन हम और परफॉर्म कर लेते हैं, तो हमें देखना है कि ये हमारे एरर जो है वो रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम थर्ड आइटरेशन पर चलते हैं। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये एल्गोरिथम समझ आ गया है कि कैसे वर्क कर रहा है। तो थर्ड आइटरेशन का कैसे स्टार्ट करेंगे? जब x की वैल्यू आप 2 रखते हैं,
x की वैल्यू जब आप 2 रखते हैं तो x1 जो है वो 3 बन जाता है, और इसकी वैल्यू जब आप ओल्ड वैल्यूज़ को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिज़ल्ट होगा आपके पास 2 माइनस 0.7668 माइनस 0.7 ब्रैकेट क्लोज, और ये बन जाएगा 0.86667, राइट। इसी तरीके से आप जो है वो x2 की वैल्यू जब आप कंप्यूट करते हैं तो ये रिज़ल्ट होगा 0.2 माइनस 6 माइनस 1.1333 प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 0.7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस 1.14667। इन सारी वैल्यूज़ को आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 0.333 और ये बन जाएगा -4 माइनस 1.1333 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 0.7 6 6 6 एंड 8, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर -1.19998 बन गई। ठीक है जी। तो अब हम चाहें तो इसका एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने ये देखना है, यानी ये अब आपका टास्क है कि आप इसमें एरर को फाइंड आउट करके देखिएगा तो ये एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना होगा, ये अप्रॉक्सीमेशन एरर 2 आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है वो जो है फर्स्ट वेरिएबल के लिए होगा, ये सेकंड के लिए हो जाएगा, और ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेशन एरर थर्ड के लिए। तो ये वैल्यू जो है वो आपका टास्क है, आपने खुद कंप्लीट करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो एरर है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसका मतलब है आप अपने ओरिजिनल आंसर की तरफ कंबाइन हो रहे हैं। तो ये आपने जो है ना वो खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। बहुत आसान सा टास्क है। सिमिलरली मैंने कुछ और वैल्यूज़ आपके लिए कंप्यूट की हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, तो आप इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने जो है 4th आइटरेशन के लिए जब मैंने आंसर निकाला तो मेरा आंसर 1.08666 निकला। x2 का जो मेरे पास आंसर है 4th आइटरेशन के लिए वो -0.89334 बन गया, और जो x3 का आंसर है 4th आइटरेशन के लिए वो मेरे पास है 0.8577। ठीक है जी, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से ये जो मैंने आंसर निकाला है ये है 4th आइटरेशन के लिए, यानी मैंने कुछ आंसर्स चूँकि निकाले हुए तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, आप उसको चेक वेरीफाई कीजिएगा। और सिमिलरली मैंने 5th आइटरेशन भी परफॉर्म की, 5th आइटरेशन, और अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए, एरर को कम से कम करने के लिए। तो 5th आइटरेशन के बाद मेरा आंसर कुछ जो भी निकला वो 0.93778 हो गया, और x2 5th आइटरेशन पर जो आंसर बना है वो -1.07422, और x3 का आंसर 5th आइटरेशन पर -1.09998 बन गया। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारे पास बनकर आया है एरर निकालने के बाद, ये एरर वाला काम आपने खुद ट्राई करना है और बहुत सिंपल है। तो x1 जो है वो 1 के इक्वल आया है, x2 की वैल्यू -1 बन गई, और x3 की वैल्यू -1, यानी ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम x1, x2 और x3 की इन वैल्यूज़ के लिए ये कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। तो इस मेथड में जो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपने अपने सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट पहले चेक करना है, और फिर आपने उसके बाद अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, ये जैकोबी एल्गोरिथम लगाना है। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। एक सैम्पल प्रॉब्लम मैं आपको एक और दे रहा हूँ आपके लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिस्टम को सॉल्व करना है, सॉल्व बाय जैकोबी आइटरेटिव मेथड। तो जैकोबी आइटरेटिव मेथड से आपने सिस्टम को सॉल्व करना है। ये सिस्टम है 26x1 प्लस कुछ बड़ी वैल्यूज़ के अंदर लिखा है 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 12.6, then 3x1 plus 27x2 plus
x3 is equal to minus 14.3 to x1 plus 3x2 and plus 17x3 is equal to 6। इसको जैकोबी आइटरेटिव मेथड से आपने इसको ट्राई करना है, और जो इनिशियल गैस है आपके पास, वैसे तो कुछ भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा ये है कि अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप इसको ज़ीरो से शुरू कर लें। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, यानी आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका सिस्टम जो है वो कन्वर्ज होगा या कन्वर्ज नहीं होगा, यानी आपका सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। इसको चेक किए बगैर आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करना। एक एग्ज़ाम्पल मुझे और लगता है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इधर ये भी ख़ुद करना है आपने, कि मैं ये दो मैट्रिक्स दे रहा हूँ, आपने चेक करना है, चेक which matrix is diagonally dominant। कौन सी मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है, आपने इसको चेक करना है ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। दिस इज 3, 7, 13, 1, 5 and 3 and 12, 3 and -5। इसको पॉजिटिव डेफिनेट भी कहते हैं, डायगोनली डोमिनेंट कहें या हम इसको पॉजिटिव डेफिनेट कहें तो एक ही जैसी बात है, तो आप पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक इसको ट्राई कीजिएगा आप, और सपोज़ एक मैट्रिक्स मैं आपको और यहाँ पर दे रहा हूँ, दिस इज़ 12, 3, -5, 1, 5 and 3 and 3, 7 and 13। ये दो मैट्रिक्स हैं। इन मैट्रिक्स को आपने डायगोनली डोमिनेंट चेक करना है और बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है या तो ये कन्वर्ज होगी या ये डाइवर्ज होगी, ये बताना है, या ये कन्वर्ज होगी या ये डाइवर्ज होगी, ये बताना है। और ये बताने के लिए आपने इसकी डायगोनली डोमिनेंट चेक करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का जैकोबी आइटरेटिव मेथड, जो बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है, आपके समझ आ गया होगा। और अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर आप सबको पता है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और जो है वो दूसरों को रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।